जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सचिन जीएस बिंदु पर। तो आज हम अपनी करंट अफेयर श्रृंखला में 18 सितंबर का करंट अफेयर विदिन 20 यानी 20 मिनट्स में देखेंगे। ठीक है, तो इस कड़ी में पहला सवाल ये है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है। तो भारत अभी 38वें स्थान पर आया है, जो 139वें देश में। इस सूचकांक का जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया जाता है। इसके अंदर वैश्विक नवाचार सूचकांक में कई मापदंड होते हैं। उन मापदंडों में एक है ज्ञान व तकनीक उत्पादन, उसमें भारत 22वें स्थान पर रहा है। इसमें पहला स्थान स्विट्जरलैंड का, दूसरा स्वीडन का और तीसरा स्थान यूएसए का रहा है। और अंतिम स्थान पर नाइजर आया है। नाइजर अंतिम स्थान पर आया है। इसके अतिरिक्त भी कई ऐसे सूचकांक होते हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो हम लोग थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं इसको। तो पहला सूचकांक है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यानी प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, 151वां स्थान है, जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है। एसडीआई इंडेक्स 130, लैंगिक अंतराल सूचकांक 131, लैंगिक असमानता सूचकांक भी 131 है। ठीक है, जो WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। अगला विश्व खुशहाली सूचकांक 118, विश्व शांति सूचकांक 115वें स्थान पर है, भ्रष्टाचार सूचकांक में 96वें स्थान पर है, और SDG इंडेक्स में बहुत अच्छी सुधार के साथ 99वें स्थान पर है। पिछले वर्ष ये 109वें स्थान पर था। और भारत अंडर 100 में पहली बार अपना उपस्थिति दर्ज किया है। तो पहला सवाल यही था कि क्या वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान है, तो 38वां स्थान है। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत सरकार ने हिंद महासागर में किस देश के साथ उपग्रह ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए समझौता किया है। तो ये देश है मॉरिशस। अभी हाल ही में मॉरिशस भी न्यूज़ पे था। पिछले महीने क्या हुआ था कि मॉरिशस को UK द्वारा चागोस द्वीप हस्तांतरित कर दिया गया है। चागोस द्वीप, ठीक है। तो चागोस द्वीप हिंद महासागर में एक रणनीतिक स्थान रखता है। तो इस द्वीप को 22 मई को हस्तांतरित किया गया था मॉरिशस को। तो और भारत ने क्या किया है कि इसी चागोस द्वीप पर एक उपग्रह ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए मॉरिशस के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है, जो 2025 से लागू होगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि हिंद महासागर में चल रही गतिविधियों को भारत द्वारा नज़र रखना। ठीक है, चागोस द्वीप है। द्वीप हिंद महासागर में बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रखता है, और इसका अन्य उद्देश्य चीन को भी ट्रैक करना है। ठीक है, तो चागोस द्वीप पर कहाँ पे कौन देश कर रहा है? भारत कर रहा है, उपग्रह ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित कर रहा है। ठीक है, तो यही इसका न्यूज़ था। और इसका PM क्या है? रविंद्र चंद्र राम गुलाम इसके PM है, और राजधानी पोर्ट लुइस है। पोर्ट लुइस राजधानी है। अभी हाल ही में मोदी जी को इसका सर्वोच्च सम्मान मिला था। ठीक है, तो क्या नाम था? ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडियन ओशन। ठीक है, ऑफ इंडियन ओशन नाम था जो मोदी जी को दिया गया था, सर्वोच्च सम्मान। अब आगे मॉरिशस से संबंधित कुछ और तथ्य हैं, जैसे विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है? पोर्ट लुइस में, इसकी राजधानी मॉरिशस में। भारत से बाहर पहली बार जन औषधि केंद्र कहाँ खोला गया था? मॉरिशस में खोला गया था। तो चागोस द्वीप आप देख सकते हैं कहाँ, इसको हम लोग मैप में भी देख लेते हैं। तो ये आपका इंडिया है, ये आपका हो गया हिंद महासागर, और यहाँ पे मालदीव्स हो गया, और यहाँ पे सेशल्स देश हो गया, यहाँ पे मॉरिशस हो गया। तो इसी मॉरिशस का 2 द्वीप है, एक जॉर्ज गार्सिया द्वीप, जेगो गार्सिया द्वीप, एक है चागोस द्वीप। ठीक है, तो जेगो गार्सिया द्वीप के ऊपर है चागोस द्वीप, वहीं पे भारत को उपग्रह स्टेशन स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है। ठीक है, तो जेगो गार्सिया द्वीप के बारे में बता दें कि USA और UK का सैन्य अड्डा है। ठीक है, का सैन्य अड्डा किसका? USA और UK का सैन्य अड्डा है। हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या रहा? क्या किया? उपग्रह ट्रैकिंग स्टेशन है मॉरिशस में, अपना भारत उपग्रह स्टेशन स्थापित करेगा। ठीक है, मॉरिशस में। तीसरा सवाल है कि भारत को पॉलीमेटेलिक सल्फाइड के अन्वेषण हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण से लाइसेंस मिला, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो पहले जानना ये आवश्यक कि पॉलीमेटेलिकल सल्फाइड होता क्या है। तो समुद्र स्तर पर, यह आपका हो गया लैंड हो गया, समुद्र का आपका ऊपर का स्तर हो गया, नीचे में समुद्र का स्थल हो गया। तो यहाँ पे कई धातुएं पाई जाती हैं, जिसको सामूहिक रूप से पॉलीमेटेलिक कहते हैं। तो पॉलीमेटेलिक सल्फाइड का अन्वेषण करने के लिए भारत को लाइसेंस दिया है कौन? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण। ठीक है, तो ये कहाँ पे लाइसेंस मिला है? ये बेसिकली कार्लसबर्ग रिज के पास मिला है।
कार्लसबर्ग रिज के पास पॉलीमेटेलिक सल्फाइड के लिए अन्वेषण के लिए लाइसेंस मिला है। तो ये रिज है कहाँ? ये हिंद महासागर में। और रिज का अर्थ क्या होता है कि समुद्र तल में जो पर्वत होते हैं उसी को रिज कहते हैं, ठीक है। तो पॉलीमेटेलिक सल्फाइड के लिए लाइसेंस मिला है किसको? भारत को। और ये भारत को पहली बार मिला है। इसमें चांदी, सोना चांदी कई धातुएं हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। विभिन्न धातुओं का निक्षेपण होता है ये। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो किंगस्टन में मुख्यालय है, जो जमाइका देश में पड़ता है। कैरेबियन देश कहा जाता है इसको, ठीक है। तो किंगस्टन में जमाइका देश में क्या हुआ है? कार्लसबर्ग रिज के पास आपको पॉलीमेटेलिक सल्फाइड के लिए अन्वेषण के लिए मिला है, ठीक है। हिंद महासागर में नहीं है, कैरेबियन सागर में, ठीक है। कार्लसबर्ग रिज, सॉरी, ठीक है। तीसरा सवाल क्या था? पॉलीमेटेलिक सल्फाइड कहाँ को लाइसेंस किसको मिला है? भारत को मिला है कार्लसबर्ग रिज में आपका अन्वेषण करने के लिए, ठीक है। हम लोग और आगे बढ़ते हैं। इस क्षेत्र कितना है? ये 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र है। चौथा सवाल है कि नैनो व मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र यानी सेंस ने एल्युमिनियम आयन बैटरी विकसित की है। ये संस्था कहाँ पे है? तो ये बेंगलुरु में है। अभी तक क्या होता था कि हम लोग बैटरी में सिलिकॉन आयन बैटरी बनाते थे, ठीक है। लिथियम आयन बैटरी बनाते थे। बैटरी में लिथियम का उपयोग करते थे। और अब ये कंपनी क्या की है कि लिथियम की जगह एल्युमिनियम का उपयोग कर रही है। तो एल्युमिनियम का उपयोग करने से क्या लाभ हुआ है? तो लिथियम की तुलना में एल्युमिनियम सस्ता है और हर जगह अवेलेबल भी है, ठीक है। ये हल्का है, लिथियम की तुलना में ये हल्का है और अधिक सुरक्षित है और पर्यावरणीय हितैषी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और भारत के पास लिथियम का भंडार कम है एल्युमिनियम की अपेक्षा में, ठीक है। एल्युमिनियम का ज़्यादा है और लिथियम का कम है। तो इससे क्या होगा? आयात निर्भरता भी कम होगी। और इसकी दक्षता देखी गई है कितना? 96.77% की दक्षता देखी गई है। और निर्माण कैसे हुआ है इसका? तो एल्युमिनियम और जल के घोल से इसका निर्माण किया गया है। तो जो मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र है, नैनो व मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र, उसने क्या किया? एल्युमिनियम आयन बैटरी विकसित की है, ठीक है। तो उसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। तो ये इसका नाम भी इम्पोर्टेंट है, इसका मुख्यालय भी इम्पोर्टेंट है। और क्या किया है? एल्युमिनियम आयन का उपयोग किया है लिथियम आयन के बजाय, ठीक है। जो भारत में स्वदेशी को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है। तो ये हो गया सेंस का क्या कहाँ मुख्यालय है? बेंगलुरु में मुख्यालय है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पांचवा सवाल है कि किस राज्य ने मोरेन समुदाय के अनुसूचित जनजातियों का दर्जा पाने के लिए अपनी मांग को लेकर आर्थिक नाकेबंदी की है? तो मोरेन जनजाति समुदाय असम में पाया जाता है दोस्तों। असम में पाया जाता है मोरेन समुदाय, ठीक है। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने अपने आप को एसटी में यानी शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल करने के लिए आर्थिक नाकेबंदी की है। इनका जिला बेसिकली है क्या? तिनसुकिया। तो तिनसुकिया जिला है जिसमें ये इनका निवास है। और यहाँ पे चाय के बागान बहुत है, चाय बागान बहुत हैं, कॉफ़ी का उत्पादन होता है, ठीक है। तो इस यहाँ पे आर्थिक दृष्टि से तिनसुकिया ज़िला बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ के समुदाय जो मॉडर्न समुदाय हैं उन्होंने कहा है कि जब तक हमें एसटी में शामिल नहीं किया जाएगा हम यहाँ पे ना कोई सामान लाएंगे और ना ले जाने देंगे, ठीक है। तो ये आर्थिक नाकाबंदी कहलाता है। तो कहाँ पे आर्थिक नाकाबंदी के लिए हो रहा है? तो असम में हो रहा है, असम में हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं क्या है। तो यहाँ आर्थिक नाकाबंदी की अर्थात कोई सामान बाहर व अंदर नहीं जाएगा। अब कुछ हम लोग पॉलिटी में पढ़े थे कि अनुसूचित 6 में कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान करने के लिए जोड़ा गया है, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य हैं अनुसूचित 6 में। इसके तहत जनजातीय परिषद का गठन किया जाता है। अभी असम में 3 जनजातीय परिषद है, बोडोलैंड, कार्बी ओंगलांग और दीमा हसाओ, ये 3 जनजातीय परिषद है। और मोरेंग समुदाय द्वारा चौथा जनजातीय परिषद बनाने का डिमांड किया जा रहा है, ठीक है, डिमांड किया जा रहा है, जिसके लिए नाकाबंदी की गई है। तो एसटी समुदाय में शामिल करने कहाँ की गई है? असम में, असम में। तो आप मोरेन समुदाय याद रखेंगे। एसटी में शामिल होने के लिए ये क्या कर रहे हैं? आर्थिक नाकाबंदी कर रहे हैं। एसटी में शामिल होना बहुत बड़ी बात है क्योंकि बहुत रियायत मिलती है, आरक्षण मिलता है और हर जगह छूट मिलती है, ठीक है। इसलिए मोरेन समुदाय इसके लिए प्रयासरत है, ठीक है। तो असम में ये समुदाय है। अगला सवाल है आपका कि पीएम मोदी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान शुरू किया है, ठीक है। आपको पता था कि पिछले दिन मोदी जी का जन्मदिन था, जो 75वां जन्मदिन था उनका, ठीक है, 75वां जन्मदिन था, जिसके लिए उन्होंने थार जिला में, एमपी के थार जिला में बहुत सारे परियोजनाओं को शुरुआत किया है,
ठीक है। बहुत सारे लगभग 8 परियोजना का शुरुआत किया था। हम लोग बारी बारी से देखेंगे, ठीक है। तो पहला आपका था स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, ठीक है। इसका शुरुआत 17 सितंबर को किया गया है, जो 2 अक्टूबर तक चलने वाला है। महिलाओं और बच्चों के लिए लाखों स्वास्थ्य शिविर की स्थापना की गई है। इसके तहत एनीमिया, टीबी, सिकल सेल अनीमिया, ये सब की जांच होगी महिलाओं की, सब महिलाओं के लिए किया गया है, ठीक है। और दूसरा है राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत की गई है। 8वां राष्ट्रीय पोषण माह है। राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर को कहा जाता है। सितंबर अभी चल रहा है, तो राष्ट्रीय पोषण माह का शुरुआत हुआ 8वां। माँ की बगिया योजना। माँ की बगिया योजना के तहत पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। जिसके तहत पेड़ पौधे भी लगाए जाएंगे, बगीचे होंगे वहाँ पे, और उसको देखभाल करने के लिए और उससे महिलाओं को और सशक्त बनाने के लिए आर्थिक योगदान के लिए उसमें किया जा रहा है, ठीक है। आदि सेवा पर्व शुरू किया गया, जिसमें जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य और को बढ़ाने के लिए इसका प्रारंभ किया गया। तो आदि सेवा पर्व, तो क्या क्या हो गया यहाँ हो गया पहले स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, दूसरा है राष्ट्रीय पोषण माह, तीसरा है माँ की बगिया योजना, चौथा है आदि सेवा पर्व, ठीक है। आगे उसके बाद है थार जिले में एक भैंसला गांव है। थार जिले के भैंसला गांव में सबसे बड़े पीएम मित्र पार्क की स्थापना हुई है। सुमन सखी चैटबोर्ड की स्थापना हुई है, जिससे गर्भवती महिलाओं को जानकारी दी जाएगी अस्पताल से संबंधित। सुमन सखी चैटबोर्ड। उसके अलावा 1 करोड़वा सिकल सेल कार्ड एमपी में प्रदान किया गया है। और स्वच्छता सेवा पखवाड़ा शुरू किया गया है 17 सितंबर से, ठीक है। इसमें महुआ मिनिस्ट्री जो है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसका नोडल एजेंसी बना है स्वच्छता सेवा पखवाड़ा का, ठीक है। 17 सितंबर से चालू हुआ ये, ठीक है। अब ये 8 कुल कार्य किए गए हैं मोदी जी द्वारा। अगला न्यूज़ है कि दलीप ट्रॉफी 2025 का फाइनल कहाँ हुआ है। दलीप ट्रॉफी 2025 का फाइनल कहाँ हुआ है। तो दलीप ट्रॉफी आपको पता होना चाहिए कि किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट से संबंधित है दलीप ट्रॉफी। इसका विजेता अभी सेंट्रल जोन बना है, ठीक है। विजेता कौन बना है, सेंट्रल जोन इसका विजेता बना है। इसके कैप्टन थे रजत पाटीदार, जो आरसीबी के कैप्टन थे आईपीएल में, वही कैप्टन थे रजत पाटीदार इसके सेंट्रल जोन के। तो सेंट्रल जोन इस दलीप ट्रॉफी 2025 जीत चुका है। उप विजेता थी साउथ जोन क्या थी, उप विजेता थी, ठीक है। और इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया था। दलीप ट्रॉफी 2025 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया था, ठीक है। और इसके अतिरिक्त भी कई क्रिकेट ट्रॉफी होती हैं, जैसे कर्नल सीके नायडू, देवधर ट्रॉफी, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी, जिसको पहले पतौंदी ट्रॉफी कहा जाता था, विजय हजारे ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी, ठीक है। ये सब किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। अगला हम सवाल देखते हैं कि डेमोग्राफी, रिप्रेजेंटेशन और डिलीगेशन, ठीक है, डिलिमिटेशन, डेमोग्राफी, रिप्रेजेंटेशन एंड डिलिमिटेशन पुस्तक आया है, जो रवि के मिश्रा द्वारा लिखा गया है। डेमोग्राफी, रिप्रेजेंटेशन एंड डिलिमिटेशन, ठीक है, रवि के मिश्रा। डिलिमिटेशन बेसिकली होता है क्या, इसको हिंदी में कहते हैं परिसीमन, ठीक है। तो परिसीमन का अर्थ है कि लोकसभा और विधानसभा के जो क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है, उसको परिसीमन के तहत परिभाषित किया जाता है। तो परिसीमन को भारत में अनुच्छेद 82 में बताया गया है, जिसमें परिसीमन आयोग की चर्चा है, परिसीमन आयोग की चर्चा है, ठीक है। परिसीमन लोकसभा विधानसभा के क्षेत्रों का निर्धारण करता है। परिसीमन आयोग अनुच्छेद 82 में है। और पहली बार परिसीमन कब हुआ था, 1952 में। अब तक 4 बार परिसीमन हो चुका है, 52, 63, 73 और 2002 में। तो 2002 में कुलदीप सिंह के अध्यक्ष में हुआ था, परिसीमन हुआ था। आप ये बताएं कि कब तक परिसीमन को रोकने का प्रावधान है और कौन सा संविधान संशोधन है। तो संविधान संशोधन तो 84वां है 2002 में, लेकिन कब तक परिसीमन को टालने का अधिक वर्ष निर्धारित किया गया है, वो आप बताइएगा, ठीक है, ठीक है। डेमोग्राफी, रिप्रेजेंटेशन और डिलिमिटेशन पुस्तक किसकी है, तो रवि के मिश्रा की पुस्तक है। आगे हम लोग देखते हैं, एक डिफरेंट बट नो लेस पुस्तक आई है, जो अनुपम खेर की पुस्तक आई है, डिफरेंट बट नो लेस, ठीक है, आप याद रखेंगे इसको। अब फीडे ग्रैंड स्विस 2025 का पुरुष वर्ग का विजेता क्या है। पिछला क्लास आपने देखा होगा, तो उसमें मैंने महिला वर्ग का बताया था, क्योंकि महिला वर्ग की विजेता कौन थी, वैशाली रमेश बाबू कौन थी, महिला वर्ग की विजेता थी, ठीक है। तो अभी पुरुष वर्ग का विजेता
आया है जिनका नाम है अनीस गिरी। अनीस गिरी कौन है? पुरुष वर्ग का विजेता है अनीस गिरी। तो महिला वर्ग की विजेता कौन रही? वैशाली रमेश बाबू। अब पुरुष वर्ग का अनीस गिरी। इसका आयोजन कहाँ हुआ? समरकंद उज्बेकिस्तान में। समरकंद उज्बेकिस्तान में इसका क्या हुआ है? आयोजन किया गया है। ठीक है, तो सीधे ग्रैंड स्विस 2025 इम्पोर्टेंट है, जिसको उज्बेकिस्तान में आयोजन किया गया है। महिला वर्ग में जीती है वैशाली रमेश बाबू और पुरुष वर्ग में जीता है अनीस गिरी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है कि अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए अम्बुक करंगाल कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो अम्बुक करंगाल कार्यक्रम जो है ना, वो शुरू किया गया है कहाँ? वो किया गया है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में शुरू किया गया है अम्बुक करंगल कार्यक्रम। इसका उद्देश्य है कि 18 वर्ष की आयु तक की जो भी बच्चियां हैं उसको सहायता के तौर पर 2000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। ठीक है, अम्बुक करंगाल का अर्थ होता है प्यार का हाथ। प्यार का हाथ। तो यही 10 हमारे आज के करंट अफेयर्स थे जो आपको मदद करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और आप हमारे साथ बने रहें ऐसे ही। धन्यवाद, जय हिंद।